Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. So I hope you people are doing absolutely well, and आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. एंड इसी पढ़ाई को और बेटर करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लेके आए हैं एक नया वीडियो विच आई थिंक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली इन दिस लास्ट फ्यू डेज जहाँ पे ऐसा लगता है भाई कोई बता दो क्या करना है, कैसे करना है. सो आई फील आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो हर सब्जेक्ट की तरह ऑडिट के भी आरटीपी एमटीपी आ गए हैं, एंड आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरटीपी एंड एमटीपी में जितने भी केस सिनारियोज दिए गए थे, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे उनको. डू नॉट वरी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो आएगी जिसमें जितने भी नए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐड अपॉन हुए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे. मतलब मैम हम सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे केस सिनारियो सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में? जी हाँ. पर ऐसा क्यों मैम? तो अभी रिसेंटली नवीन क्लासेस में हुआ था एक मॉक टेस्ट, एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द ऑडिट पेपर्स एंड आई ऑब्जर्व्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आसान होने के बाद भी बहुत बच्चे वो 15-16 मार्क क्रॉस नहीं कर पाए, एंड जिसकी वजह से दे कुड नॉट गेट दैट 40 मार्क और दे कुड नॉट टच दैट 40 मार्क. मुझे ये देख के बहुत हैरानी सी हुई कि इतना इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज़ व्हेन इट स्ट्रुक मी कि यहाँ पे आप सबको मदद की ज़रूरत है. आप सबको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अप्रोच क्या रखना है, ये बताने की ज़रूरत है. इसीलिए आई थॉट जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितने भी केस सिनारियोज है एमटीपी आरटीपी में, हम वो सब सॉल्व करेंगे. एंड आज का वीडियो इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट एमसीक्यूज, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि आपको एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, केस सिनारियो पढ़ते हुए आपकी मेंटालिटी क्या रहनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, केस सिनारियो कैसे रीड करना चाहिए, हाउ कैन आई इंश्योर दैट 30/30 में एमसीक्यूज में सिक्योर कर रही हूँ. क्योंकि देखो सिंपल सी बात बताती हूँ, इवन व्हेन आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट इन ऑडिट इन सीए फाइनल, अगर आप वो मेरी कॉपी भी देखेंगे तो उसमें से 28 नंबर मैंने सिक्योर किए थे एमसीक्यू में. सो इफ़ यू वांट टू गेट दैट एग्जामिशन इन ऑडिट, MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं शायद आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बट आज फिर से बताऊंगी. अब एग्जाम बहुत नज़दीक है, MCQs को कहीं से भी इग्नोर मत करिए अगर आपको ऑडिट में अच्छे मार्क्स लाने हैं. फर्दर अगर आप नए सिलेबस के पेपर्स देखें तो आप उसमें देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में फिर भी इंस्टीट्यूट कभी कभार थोड़ा हाई एंड का क्वेश्चन पूछ रहा है ऑडिट में, पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे नहीं है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज अ ट्रू बोनस फॉर यू अगर आप अच्छे से करके जा रहे हैं. एंड इसीलिए आज के वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे, क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या क्या गलतियाँ हम अवॉइड कर सकते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि वी कैन इंश्योर कि आप 30/30 सिक्योर कर पाए अपने एग्जामिनेशन में. केस सिनारियोज कम से कम शायद 6 से 7 है, वो सॉल्व करेंगे, एंड कुछ जनरल MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे. वीडियो स्टार्ट होने से पहले या केस सिनारियोज डिस्कस करने से पहले आई विल वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट कि हाँ मैम हम पक्का पूरा ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट हम 20 अबव सिक्योर कर पाए MCQ में इन ऑडिट, सो दैट आई कैन गेट द कॉन्फिडेंस दैट हूसोएवर इज वॉचिंग द वीडियो इज गिविंग देयर 100%. केस सिनारियो डिस्कस करने से पहले एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ ऑडिट के पेपर का. तो ऑडिट का पेपर हर दूसरे पेपर की तरह बटा है 30 और 70 नंबर में. 30 मार्क के आपके आते हैं MCQs एंड 70 मार्क का आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन. 30 मार्क का जो MCQ आता है वो बटा होता है 3 केस सिनारियो में, केस सिनारियो 1, केस सिनारियो 2, केस सिनारियो 3, एंड इसके अलावा आते हैं आपकी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. केस सिनारियो 1, 2, 3 में फर्दर डिवीजन होता है 5, 4 और 3 क्वेश्चंस का. यानी आपको किसी एक केस सिनारियो में 5 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, किसी एक केस सिनारियो में 4 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, और किसी एक केस सिनारियो में 3 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे. इसके अलावा जो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी केस सिनारियो या केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होते, मतलब वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे से पैरा होता है, उसके बेस पे आपको आंसर देना पड़ता है. कुल मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं आपके, कुल मिला के 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो कुल मिला के 30 मार्क का हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पोर्शन. क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे नहीं आता, तो जो आपको क्लोजेस्ट लगता है वो मार्क करके आ जाइए, पर एक भी MCQ छोड़ के
नहीं आना है। रेस्ट अगर 70 डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करें तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन 14 मार्क का रहता है। इसके बारे में मैंने एलैबोरेटली आपको गुरु ज्ञान के वीडियो में बताया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। बट क्योंकि वी वर डिस्कसिंग केस सिनेरियोज टुडे, तो एक बार मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि केस सिनेरियो का पैटर्न रहता कैसा है आपके एग्जाम में। अब आइए सबसे पहला केस सिनेरियो पढ़ते हैं। नाउ बिफोर रीडिंग द केस सिनेरियो एक कॉमन गलती के बारे में बताती हूँ, एक कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में बताती हूँ जो बहुत सारे बच्चों को होती है इन रिलेशन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मैम क्या मिसकंसेप्शन है? तो बहुत लोगों को लगता है केस स्टडी नहीं पढ़ना चाहिए। यू आर पार्टली करेक्ट, यू आर पार्टली करेक्ट। केस स्टडीज नहीं पढ़नी चाहिए, केस सिनेरियो नहीं पढ़ना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ सकते हैं एंड जहां ज़रूरत पड़े हम केस सिनेरियो में वापस आके रीड कर सकते हैं। यू आर पार्टली करेक्ट। ये सब आप जब तक मॉक टेस्ट में करें तब तक बहुत अच्छी बात है, पर एग्जाम में आई डोंट रिकमेंड टेकिंग द रिस्क। इनफैक्ट अगर आप उस मेथड से जाते हैं तो शायद आपको 2-3 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा ही लगे। एग्जाम कोई मॉक टेस्ट नहीं है, एग्जाम आपका फाइनल डी डे है जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो एग्जाम में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी मिसकंसेप्शन में होंगे कि नहीं यार केस स्टडी रीड नहीं करेंगे, सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रस्ट मी, जहां आधा घंटा लगना चाहिए था वहां पे 45-50 मिनट्स लगेगा, प्लस एमसीक्यूज रॉन्ग होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो एग्जाम में अपने को ये गलती नहीं करनी है। एग्जाम में केस सिनेरियो रीड करना है। केस सिनेरियो कैसे रीड करना है मैं आज आपको फिर से बताऊंगी। इसके अलावा इस पर ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखी है, बट मैं फिर से आपको समझाऊंगी केस सिनेरियो कैसे रीड करना है। आप खुद देखोगे अगर आप 10 मिनट केस सिनेरियो पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर पा रहे हो विदाउट इवन अ सिंगल मिस्टेक। तो एग्जाम में अपने को ये गलती नहीं करनी है। एग्जाम में अपने केस सिनेरियो रीड करेंगे एंड उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। Case scenario 1. Aditya and Company LLP are statutory auditors of Benuka Furniture Limited, a company engaged in the manufacture of wide range of office furniture that suits various workspaces ranging from home offices to corporate environments. The audit team is headed by CA Aditya being the engagement partner, who is further assisted by 2 article assistants namely Rohit and Mudit. तो यहाँ पे बोल रहा है बेनुका फर्नीचर लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसका ऑडिट आदित्य एंड कंपनी LLP कर रहे हैं। आदित्य एंड कंपनी LLP की तरफ से आए हैं सीए आदित्य जो कि एंगेजमेंट पार्टनर है एंड उनके साथ 2 आर्टिकल असिस्टेंट्स आए हैं रोहित और मुदित। Before starting the audit work of a company, CA Aditya briefed the engagement team about clients' businesses, the various audit procedures the team can perform, and standard on auditing that the team needs to be complied with while conducting the audit of this company. While such discussions were going on, Mudit showed no inclination towards understanding the business and business environment of the company. He was of the view that as a member of audit team, he needs to obtain an understanding about the audit procedures to be performed during the course of audit and not the client's business. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑडिट शुरू होने के पहले सीए आदित्य जो है वो टीम को क्लाइंट की बिजनेसेस के बारे में, ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट के बारे में बता रहे थे ताकि जो भी आर्टिकल असिस्टेंट्स है उनको समझ में आए क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं, क्या क्या ऐसे से कंप्लाई करना है। एंड उन्होंने क्लाइंट के बिजनेस के बारे में समझाया ताकि अगर कुछ एडिशनल प्रोसीजर की नीड हो तो वो भी ऑडिटर्स डिज़ाइन कर पाए, वो भी उनकी टीम डिज़ाइन कर पाए। प्लस आपने पढ़ा होगा रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए भी आपको क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना आप नहीं समझ पाएंगे रिस्क कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। बट जो मुदित जी है वो सीए इंटर अच्छे से पढ़ के आए नहीं है एंड उन्होंने चैप्टर 3 स्किप कर दिया, इसीलिए उनको नहीं पता कि भैया क्लाइंट का एनवायरनमेंट समझना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, क्लाइंट का बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं समझा और सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और ऑडिट प्रोसीजर्स पे ध्यान दिया। उन्होंने बोला भैया ये मेरा काम है, ये क्लाइंट का बिजनेस मैं नहीं समझूंगा। तो क्या मुदित जी का व्यू करेक्ट था? नहीं मैम, मुदित जी का व्यू वाज इनकरेक्ट। उनको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में भी समझना होगा, तभी वो रिस्क असेस कर पाएंगे, तभी वो फैप डिजाइन कर पाएंगे। Rohit was asked by CA Aditya to verify the trade receivables, loan and advances given by the company amounting to rupees 20 crores and rupees 20 lakhs respectively. Rohit asked the concerned official of the company to provide him with the aging of trade receivables. Rohit decided to send confirmation request to debtors having balance as on balance sheet date exceeding rupees 5 lakhs. तो यहाँ पे बोल रहा है CA आदित्य ने क्या किया, रोहित को काम दिया ट्रेड रिसीवेबल्स एंड लोन एंड एडवांसेस चेक करने का। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हर दूसरे ऑडिटर
की तरह जो बेस्ट प्रोसीजर होता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजने का, रोहित ने भी वही किया एंड उसने 5 लाख से ऊपर जितने भी डेटर्स थे उन सबको कन्फर्मेशन भेजा। मतलब मैम रोहित का जो मटीरियलिटी लेवल था ना, रोहित का जो मटीरियलिटी लेवल था वो 5 लाख था, 5 लाख से ऊपर उसके लिए चीज़ें मटीरियल थी। उसने कैसा कन्फर्मेशन भेजा थर्ड पार्टी को? ही फर्दर डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी in the request letter to reply positively whether the balance in their books tallies with the balance mentioned in the request letters। यानी कहीं ऐसा बोला क्या, कहीं ऐसा बोला क्या कि अगर बैलेंस नहीं कंप्लाई करे या बैलेंस नहीं टैली करे तभी रिप्लाई करना? कहीं ऐसा बोला क्या कि फिगर तुम भर दो मैं खाली छोड़ रहा हूँ? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ऐसा बोला कि देख मैं तेरे को फिगर भर के दे रहा हूँ, तुम मेरे को बता ये तेरे बुक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो भी बता और अगर नहीं कर रहा है तो भी बता। और जब आप ऐसा कन्फर्मेशन भेजते हो तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कन्फर्मेशन। अगर यहाँ लिखा होता, अगर यहाँ लिखा होता कि सामने वाली पार्टी को सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करना है अगर फिगर टैली नहीं कर रहा है तो उसको कहते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन। एंड अगर कोई भी फिगर हम मेंशन नहीं करके भेजता है एज एन ऑडिटर इन द रिक्वेस्ट लेटर तो उसको हम कहते हैं ब्लैंक कन्फर्मेशन। पर यहाँ पे रोहित जी ने फिगर भी लिख के भेजा एंड सामने वाली पार्टी को बोला तुमको तब रिप्लाई करना है इफ़ यू अग्री और डिसअग्री विद दिस information, if you agree or disagree with this information। तो ऐसे confirmation को हम कहते हैं positive confirmation। आगे also while verifying the balances of loans and advances given by the company, Rohit selected the sample for checking without following any structured approach, though he made sure to avoid any conscious biasness or predictability। Thus he made sure that all individual balances constituting the total of loans and advances given by the company had a chance of selection। उसने क्या किया? लोन्स एंड एडवांसेस के लिए सैम्पलिंग प्रोसीजर ऑप्ट किया। सैम्पलिंग में कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट किया? कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं था, तो मतलब उसने हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग के लिए ऑप्ट किया। हैप्पैज़र्ड सैम्पलिंग में कोई भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आप फॉलो नहीं करते, यानी कहीं पे इंटरवल लगा दिया, कहीं पे मॉनिटरी यूनिट लगा दिया, कहीं पे रैंडम लगा दिया, आप कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो नहीं करते हो। While checking the balances of fixed assets, Mudit asked the concerned employee of the company to provide him with various documents related to all fixed assets appearing as on the balance sheet date. He asked for the title deeds with respect to building owned by the company and purchase bills for the asset purchased by the company. While asking for such documents from the client company, Mudit was of the view that as a member of audit team, he can force the employee of the company to provide him with the required documents। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मुदित को काम दिया था फिक्स्ड एसेट चेक करने का। फिक्स्ड एसेट चेक करने के लिए उसने क्या किया? जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थी इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स वो सब ले ली। कौन से डॉक्यूमेंट्स ली मैम? टाइटल डीड्स ली और परचेज बिल्स ली। अब जब आप टाइटल डीड्स ले रहे हो और परचेज बिल्स ले रहे हो तो आप कौन सा असर्शन यहाँ पे वेरीफाई करने का ट्राई कर रहे हो? मैम यहाँ पे हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी हम देखना चाह रहे हैं जितने भी एसेट्स बुक्स में दिखाए वो सारे कंपनी के नाम पे ही है ना। बिकॉज टाइटल डीडेड इज अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये एसेट कंपनी के नाम पे है, ये एसेट कंपनी के ओनरशिप के अंडर है। तो जब आप टाइटल डीड्स, परचेज बिल्स, परचेज अग्रीमेंट्स वेरीफाई करते हो तो मतलब आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला असर्शन वेरीफाई कर रहे हो। While asking for such documents from the client company, मुदित को लगा कि भैया वो तो राजा है, वो तो राजा है, तो उसने सोचा एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को वो फोर्स भी कर सकता है। तो उनको बताओ कि आप एम्प्लॉय है, सॉरी आप ऑडिटर है, इन्वेस्टिगेटर नहीं। उनको बताओ आप ऑडिटर है, इन्वेस्टिगेटर नहीं। अगर आपके पास इन्वेस्टिगेटर जैसी पावर्स होती तब कुछ बात ही और होता, तब भैया आप रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं देते, तब आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस देते। पर आप क्योंकि ऑडिटर है इसलिए आप रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं एंड आपके पास इन्वेस्टिगेटर जैसी पावर्स नहीं है, तो कहीं से भी मुदित जो है वो फोर्स नहीं कर सकता कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उसको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। Further, with respect to inventory of the company, Mudit performed the audit procedures to verify that inventory balance as at the year end does not include any element of the next financial year। यहाँ पे कौन सा assertion verify हो रहा है मैम? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस साल का है वो इस साल में दिखाया गया है, जो नेक्स्ट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर में दिखाया गया है। मतलब हम कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। अब जितनी भी मार्किंग्स थी देखिए हमने कर लिए, जितनी भी मार्किंग्स थी केस स्टडी में हमने कर लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सी द मैजिक। अब आप देखिए कैसे सट सट आपके एमसीक्यूज बनते हैं और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। Whether the view of Mudit regarding obtaining an understanding of client's business is correct। तो मुदित जी ने क्या बोला था कि भैया क्लाइंट का बिजनेस का
नहीं समझना है, क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नहीं समझना है। तो हमने तो पहले ही बता दिया था यहाँ पे मुदित जी गलत है, तो पहले वो ऑप्शन ढूंढते हैं जहाँ पे मुदित जी गलत है। मुदित इज करेक्ट, नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट। मुदित इज पार्शियली करेक्ट, ऑप्शन रिजेक्ट। अब मुदित इज नॉट करेक्ट, बी और डी में है, बी और डी पढ़ते हैं। द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट हुज ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सही बात की इन्होंने। द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज सच इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड एट द एंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। भैया एंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर नहीं, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की जरूरत है, तो ये पॉइंट है गलत एंड ऑप्शन बी है सही। देखा, केस स्टडी में मार्क्ड था, मुदित गलत है, तो आपको कुछ नहीं देखना पड़ा, फटाफट एमसीक्यू के ऑप्शन से रीड किया एंड मार्किंग कर दी। What kind of confirmation request Rohit decided to send the debtors for verification of balances of trade receivable? तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है कौन सा कंफर्मेशन भेजा था, पॉजिटिव कंफर्मेशन। विच सैम्पल सिलेक्शन मेथड हैज बीन ऑप्टेड बाय रोहित वाइल वेरीफाइंग द लोन्स एंड एडवांसेस बाय द कंपनी। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा था हैप्पैज़ार्ड सैम्पलिंग। वाइल वेरीफाइंग द इन्वेंट्री ऑफ द क्लाइंट कंपनी विच असर्शन इज बीइंग वेरीफाइड बाय मुदित। तो इन्वेंट्री के लिए भी हमने पहले से ही लिख रखा है कट ऑफ असर्शन। विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड असेट्स विच असर्शन डज मुदित वांट टू चेक। फिक्स्ड असेट्स में भी हमने पहले लिख रखा है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो मुझे बताइए कितना समय लगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आफ्टर रीडिंग द केस स्टडी नाइसली। मैम शायद हमें 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड सारे एमसीक्यूज करेक्ट। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ नॉट रीडिंग द केस स्टडी। अच्छे से केस स्टडी रीड करिए, टाइम लगाइए ताकि एमसीक्यूज में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। केस सिनेरियो 2 पे आते हैं। Star Limited, a leading manufacturer of windmills in India, appointed Messrs. Shahi and Company LLP of Chartered Accountants as its statutory auditors for financial year 23-24. During the audit, one of the team members, C.A. Ritik, was asked by the engagement partner to verify the ownership assertion of company's inventories. To accomplish this, C.A. Ritik requested the concerned official of the company to arrange for the audit team to attend the physical inventory count conducted by the company. C.A. Ritik believed that attending the inventory count was the only way to check the ownership assertion related to the company's inventory. He discussed this matter with another audit team member, C.A. Pari. She had a different perspective. According to C.A. Pari, the correct course of action would be C.A. Ritik verifying the purchase requisition, purchase order, receiving reports, vendor invoices, inventory records and payment files, etc. as ownership assertion could not be verified simply by attending the physical inventory count. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार लिमिटेड करके कंपनी है एंड उन्होंने मिसेस शाही एंड कंपनी एलएलपी को एज देयर ऑडिटर अपॉइंट किया है। ऑडिट के दौरान सीए ऋतिक जो कि एक टीम मेंबर है उनको काम दिया गया था इन्वेंट्री के ओनरशिप असर्शन को वेरीफाई करने के लिए। अब ऋतिक जी जो है वो बहुत होशियार है, उन्होंने क्या किया, ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए उन्होंने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने का फैसला किया। ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए उन्होंने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने का फैसला किया। तो मैं बता दूं यहाँ पे जिन भी बच्चों को लग रहा है सीए ऋतिक करेक्ट है, अपने दिमाग पे फुल स्टॉप लगाइए। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से आपको एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री मिलता है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से आपको एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री मिलता है। ये आपने ऐसे 501 में भी पढ़ रखा है, आइटम्स ऑफ एफएस में भी पढ़ रखा है। तो कभी भी ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की ज़रूरत नहीं है। ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए आपको इंस्पेक्शन करना होगा डॉक्यूमेंट्स का, जैसे परचेज ऑर्डर हो गया, परचेज अग्रीमेंट हो गया, वेंडर इनवॉइसेस हो गए, जीआरएन हो गए। ये सब से आपको पता चलेगा कि जितनी इन्वेंट्री दिखाई गई है ये सारी कंपनी को ही बिलोंग करती है, किसी और को नहीं। अब सीए ऋतिक ने तो ऐसे सोच लिया था, दिस वाज द ओनली प्रोसीजर, तो उसने सोचा एक काम करते हैं परी जी से भी डिस्कस करते हैं। एंड जैसा इनका नाम वैसा इनका काम, सीए परी ने उनको बताया कि भैया तुम जो कर रहे हो वैसा गलत है। एंड सीए परी ने इनको करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताया, यानी डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के बारे में बताया। तो यहाँ पे करेक्ट कौन है मैम, यहाँ पे करेक्ट सीए परी है, सीए ऋतिक इनकरेक्ट है। सीए ऋतिक जो प्रोसीजर अपनाना चाह रहे हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए है, ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए नहीं है।
While verifying the creditors and purchase balances, CA Pari have been satisfied with the internal control procedures related to related to purchases and creditors and decides to check the creditor balance on a sample basis. She requested the management to provide a list of all the creditors, which included a total of 550 creditors. To determine the sample, CA Pari chose a sampling interval of every 11th creditor's balance, which results in a sample size of 50 creditors balance for the audit. तो सीए परी जो है उनको काम दिया था क्रेडिटर्स और परचेज बैलेंसेस चेक करने का एंड सबसे पहले उन्होंने इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस के बारे में समझा इन रिलेशन टू परचेज एंड क्रेडिटर्स एंड उसको सुन के शी इज सैटिस्फाइड कि हाँ चलो इंटरनल कंट्रोल सही है तो उसने सोचा यहाँ पे 100% चेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सैम्पलिंग बेसिस पे मैं चेकिंग कर सकती हूँ. सैम्पलिंग के लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, उन्होंने सोचा कि वो एवरी 11th क्रेडिटर बैलेंस को चेक करेंगी, एवरी 11th क्रेडिटर बैलेंस को चेक करेगी. मतलब हर 11 क्रेडिटर को, हर 11वें क्रेडिटर को वो चेक करेगी, हर 10 क्रेडिटर के बाद जो क्रेडिटर आएगा उसको वो चेक करेगी. मतलब उसका इंटरवल साइज क्या हो गया, इंटरवल साइज हो गया 11 एंड यहाँ पे उन्होंने अपना लिया है इंटरवल सैम्पलिंग. क्या अपना लिया है, इंटरवल सैम्पलिंग. तो जब आप इंटरवल साइज सेम रखते हो, जैसे यू विल चेक एवरी 10th क्रेडिटर, यू विल चेक एवरी 15th क्रेडिटर, यू विल चेक एवरी 20th क्रेडिटर, हर 20-20 लोगों के बाद ही तो आप चेक करोगे, हर 20-20 लोगों के बाद तो ये चेक करोगे. तो जब आप ये इंटरवल साइज सेम रखते हो तो हम इसको कहते हैं इंटरवल सैम्पलिंग. During the audit, while verifying the share capital of the company, CA Ritik and CA Pari observed that there was no change in the share capital raised by the company. CA Pari was of the view that since there is no change in the share capital of the company, the audit team is not required to obtain any evidence with respect to the share capital balance. However, CA Ritik is of the opinion that they should obtain audit evidence even if there is no change in the company's capital structure during the year. According to him, such evidence can be a written confirmation from the accounts manager. तो ऑडिट के दौरान सीए परी एंड सीए ऋतिक ने नोटिस किया ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं है. ड्यूरिंग द ईयर जो शेयर कैपिटल लास्ट ईयर का था वो इसी ईयर वही सेम है एंड कुछ भी एडिशंस डिलीशंस नहीं हुए. अब सीए परी कह रहे हैं कि कुछ भी एडिशंस डिलीशंस नहीं हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की और एविडेंस ऑब्टेन करने की. पर सीए ऋतिक को ऐसा लगता है डिस्पाइट नो चेंज उनको एक कंफर्मेशन ले लेना चाहिए अकाउंट्स मैनेजर से. तो मैं बता दूं यहाँ पे दोनों जन गलत है, सीए परी भी गलत है और सीए ऋतिक भी गलत है. सीए परी ऑल टुगेदर गलत है क्योंकि वो कह रही कोई प्रोसीजर ही नहीं होना चाहिए. तो उनको बताना पड़ेगा कि मैडम आपने आइटम्स ऑफ एफएस जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था ना सीए इंटर का वो स्किप कर दिया. अगर आप वो चैप्टर पढ़ते और उसमें शेयर कैपिटल वाला आइटम पढ़ते तो आपको पता चलता कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द शेयर कैपिटल आपको सीएस ऑफ द कंपनी से कंफर्मेशन लेनी चाहिए इस बात की. किससे, सीएस ऑफ द कंपनी से. तो परी जी तो ऑल टुगेदर गलत है क्योंकि वो कह रही प्रोसीजर ही नहीं होना चाहिए. ऋतिक जी जो है वो पार्टली करेक्ट है बट यहाँ पे आके उनका गेम बिगड़ गया क्योंकि उन्होंने कह दिया अकाउंट्स मैनेजर से कंफर्मेशन लेना है. तो आपको उनको बताना होगा अकाउंट्स मैनेजर से नहीं, सीएस ऑफ द कंपनी से आपको कंफर्मेशन लेना है. Before finalizing the audit report, the engagement partner asked CA Hrithik to coordinate with the client company to request a written representation from management regarding their responsibilities and information provided. However, CA Hrithik refused to accept the representation as it contained the qualifying language to the effect that representations are made to the best of its knowledge and belief, which according to him was not reasonable to accept. तो यहाँ पे बोल रहे हैं बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट यानी ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ ऑडिट सीए ऋतिक को जिम्मेदारी दी गई थी मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने की. पर सीए ऋतिक कह रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन में क्वालिफाइंग लैंग्वेज का यूज़ किया है तो इसीलिए वो रिटन रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो बहुत बच्चे को यही नहीं पता होगा क्वालिफाइंग लैंग्वेज होता क्या है. तो मैं बता दूं क्वालिफाइंग लैंग्वेज होता क्या है. क्वालिफाइंग लैंग्वेज मतलब बेसिकली बातों को जलेबी की तरह घुमाना. Instead of directly saying yes I agree to this matter, I'll say to the best of my knowledge and information I agree to this matter. ताकि कल को कुछ रिवर्स हो जाए तो मैं बोल दूंगी हाँ मुझे तो इस बात की नॉलेज ही नहीं थी, मुझे
मुझे तो इस बात की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो मैं वही बात को बस जलेबी की तरह घुमा घुमा के आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ऐसे 580 जो कि रिटन रिप्रेजेंटेशंस का ऐसे है, वो कहता है अगर मैनेजमेंट ऐसा जलेबी जैसा बातों का उपयोग कर भी रहा है रिटन रिप्रेजेंटेशन में, तो भी ऑडिटर को कोई दिक्कत नहीं है। बस ऑडिटर शुड इंश्योर कि वो रिटन रिप्रेजेंटेशन सही इंसान से ले रहा है, जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पर्सन को नॉलेज है, उसी से ले रहा है, ताकि ताकि कल को कुछ ऐसा रिवर्स बैक भी आता है एंड कल को मैनेजमेंट बोलता है मुझे तो इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ऑडिटर कह सके भैया ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यू हैड द ड्यूटी टू हैव द इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। तो ऐसे 580 कहता है कि ऑडिटर को क्वालिफाइंग लैंग्वेज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑडिटर को बस ये इंश्योर करना है, ऑडिटर को बस ये इंश्योर करना है कि जिससे भी वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहा है इज़ नॉलेजेबल ऑफ द फैक्ट और इज़ नॉलेजेबल ऑफ द मैटर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर, ताकि कल को ऐसा कुछ बात घूमता भी है तो ऑडिटर कह सके भैया तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऋतिक जी गलत है। क्वालिफाइंग लैंग्वेज का भी रिटन रिप्रेजेंटेशन एज एन ऑडिटर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बस यू नीड टू इंश्योर कि आप सही इंसान से वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो केस स्टडीज़ में हो गई है मार्किंग। अब आइए एमसीक्यू पढ़ते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सीए ऋतिक for the verification of assertion with respect to inventory of the company as asked by the engagement partner? सबसे पहले सीए ऋतिक should ask the management to provide a written representation in this regard. Wrong. CA Ritik should perform test count and inspection while attending physical inventory counting. Yet again wrong. Existence और condition के लिए होता है. CA Ritik should attend the physical inventory count as the only audit procedure. बता दिया एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के लिए होता है ये तो. सीए ऋतिक शुड अग्री टू सीए परी एंड फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन एज सजेस्टेड बाय हर. तो भैया जितना जल्दी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो ईस्ट और वेस्ट, लेडीज़ आर ऑलवेज द बेस्ट, उतना अच्छा है. तो सीए ऋतिक के लिए भी यहाँ पे यही एप्लीकेबल होगा. सीए ऋतिक को भी सीए परी से सीए परी की बात मान लेनी चाहिए. जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने बोल रहे हैं वो कर लेना चाहिए. प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड एनी ऑफ द बॉय और मेल हियरिंग दिस. मैं बस जोक के लिए बता रही हूँ. अभी एग्जाम का स्ट्रेसफुल माहौल है, थोड़ी ऐसे जोक होनी चाहिए ताकि आपको भी वीडियो लाइट लगे. While verifying the inventory as asked by the engagement partner, which specific assertion can be best verified by following the specific audit procedure considered appropriate by CA Ritik? तो यहाँ पे बोल रहा है CA Ritik जो ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना चाह रहे हैं, इससे कौन सा असर्शन सेटिस्फाई होगा? क्योंकि इससे ओनरशिप तो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो कौन सा असर्शन सेटिस्फाई होगा? तो हमने पहले ही ऊपर बता दिया है कि इससे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन का जो असर्शन है वो सेटिस्फाई होगा. Which method of sampling has CA Pari applied while selecting the sample for verification of creditors? तो ये भी हमने बता दिया है. इंटरवल सैम्पलिंग उसने ऑप्ट किया. इंटरवल सैम्पलिंग का एक और नाम है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is most appropriate with respect to verification of share capital of the company? The view of CA Pari is correct. No. The view of CA Ritik is correct. हमने तो बता दिया था दोनों ही इनकरेक्ट है. CA Pari तो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, CA Ritik जो है वो पार्टली करेक्ट है. The view of CA Pari is partly correct. ये भी गॉन गलत. The view of CA Ritik is partly correct as the written confirmation should be obtained from company secretary. जी हाँ, ये होगा आपका सही आंसर. Whether non-acceptance of written representation by CA Ritik is correct, तो जहाँ जहाँ पे करेक्ट लिखा है वहाँ वहाँ ऑप्शन पहले ही काट दीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया है क्वालिफाइंग लैंग्वेज होने के बाद भी ऑडिटर उसको एक्सेप्ट कर सकता है. जस्ट मेक श्योर कि वो सही इंसान से ले रहा है. द नॉन एक्सेप्टेंस इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया. फिर ये ऑप्शन भी कट गया. अब दो जगह लिखा है नॉन एक्सेप्टेंस इज नॉट करेक्ट, तो आइए इनको पढ़ते हैं. द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन बाय सीए ऋतिक इज नॉट करेक्ट एज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज सोल डिस्क्रिशन टू डिसाइड व्हाट लैंग्वेज इज यूज्ड और व्हाट लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड इन द रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर. नहीं जी, ये तो ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है. The non-acceptance of written representation by CA Ritik is not correct as it is reasonable for the auditor to accept such qualifying language if the auditor is satisfied that representations are being made by those with appropriate responsibilities and knowledge of the matter included in the representations. एकदम सही लिखा है.
एकदम सही लिखा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी जब आप ऐसे 580 घर पे भी पढ़ रहे हैं तो इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, इस पे एमसीक्यू आने के चांसेस है, इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के भी चांसेस है। एंड ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो बच्चे यूजुअली इग्नोर करके जाते हैं या क्वालिफाइंग लैंग्वेज का मतलब ही नहीं समझते हैं। तो आज मैंने वीडियो में बता दिया है एंड घर पे दोबारा इसको ज़रूर रीड करिएगा। तो येट अगेन केस सिनारियोज में सब कुछ मार्क करने के बाद, केस स्टडी में सब कुछ मार्क करने के बाद 1-1.5 मिनट लगे होंगे। अब आते हैं केस सिनारियो 3 में। Ravi and Company Chartered Accountants Firm has been appointed as the auditor of XYZ Limited, a prospective new client. CA Sukanya, one of the firm's partner, is handling this potential client. तो यहाँ पे बोल रहा है XYZ करके, XYZ Limited करके एक कंपनी है एंड उसका ऑडिट जो है रवि एंड कंपनी को मिला है। रवि एंड कंपनी की तरफ से CA सुकन्या जो कि फर्म की एंगेजमेंट पार्टनर है वो ये ऑडिट हैंडल कर रही है। During a meeting with the company's officer, she discovers that Sushant, the company's CFO, is a former classmate. They had both started their chartered accountancy journey together, but Sushant left the program halfway due to repeated failures and later pursued an MBA in finance from a prestigious institution. तो यहाँ पे बोल रहा है जब सुकन्या जो है वो कंपनी के ऑफिसर से मिली, उनसे मीटिंग किया तो उनको पता चला सुशांत जी जो कि कंपनी के सीईओ है वो उसके एक फॉर्मर क्लासमेट भी है जो कि पहले उनके साथ सीए कर रहे थे बट मल्टीपल फेलियर्स के बाद उन्होंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे जो रवि एंड कंपनी ऑडिट फर्म है उसकी तरफ से सीए सुकन्या को जाना चाहिए? यहाँ पे आपको लगता है रवि एंड कंपनी की तरफ से सीए सुकन्या को जाना चाहिए इस कंपनी के ऑडिट के लिए? मैम हमें नहीं लगता है ऐसा करना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो हो सकता है बिकॉज सुकन्या एंड सुशांत नो ईच अदर फ्रॉम द पास्ट, एक फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा एंड हो सकता है सुकन्या अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पाए। तो हम ये नहीं बोल रहे रवि एंड कंपनी को ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करना है, कर सकते हैं, बट सुकन्या के अलावा अगर कोई और एंगेजमेंट पार्टनर है जो कि इस ऑडिट में इन्वॉल्व हो पाए तो दैट इज बेटर, क्योंकि अगर आप सुकन्या को इन्वॉल्व करेंगे तो हो सकता है वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पाए। During initial discussions, the company reveals plans to launch a new service in the weather forecasting sector. This service will be available on the website of the company and user can access micro weather information for a fee. The company requests that the audit firm be visibly associated with their marketing efforts. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी से बातचीत के बाद ऑडिट फर्म को पता चला कि कंपनी एक नई सर्विस लाने वाली है इन द वेदर फोरकास्टिंग सेक्टर। उन्होंने कोई वेबसाइट पे अपने सर्विस लाया है जहाँ पे टैप करने से आपको वेदर का इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड कंपनी चाहती है कि ऑडिटर्स और ऑडिट फर्म इसके मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ जुड़े या बेसिकली ऑडिट फर्म या ऑडिटर इसकी मार्केटिंग करे। तो क्या आपको लगता है ऑडिटर या ऑडिट फर्म को ऐसा करना चाहिए? मैम नहीं करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा मैम, एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। अगर आपको पता हो एडवोकेसी थ्रेट के बारे में तो एडवोकेसी थ्रेट कहता है कि ऑडिट फर्म और ऑडिटर हैज़ प्रमोटेड क्लाइंट्स ओपिनियन टू सच एन एक्सटेंट दैट इट अपीयर्स दैट ही और शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू द थर्ड पार्टी। मतलब आप क्लाइंट की ओपिनियन को इतना मार्केट कर देते हो, क्लाइंट की ओपिनियन को इतना सहारा दे देते हो कि थर्ड पार्टी को लगने लग जाता है आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। एंड जब आप कभी भी किसी भी कंपनी का मार्केटिंग कर रहे हो तो आप उसके बारे में कभी बुरा नहीं बोलोगे। तो अगर एक ऑडिट फर्म या ऑडिटर कोई कंपनी की मार्केटिंग कर रहा है, कोई क्लाइंट की मार्केटिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ अच्छी बातें बोलेगा एंड जब वो सिर्फ अच्छी बातें बोलेगा तो कभी भी थर्ड पार्टी को ट्रस्ट नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो जो ऑडिट फर्म है या जो ऑडिटर है उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेगा तो हो सकता है उस पर एडवोकेसी थ्रेट आ जाए एंड वो इंडिपेंडेंटली ओपिनियन नहीं दे पाए। Assuming that the firm accepts the offer, they send a letter to the previous auditor, Royal and Company, requesting any professional reasons that might prevent them from lacking on the assignment. However, Royal and Company does not respond to this inquiry. तो रवि एंड कंपनी ने ये सारे थ्रेट्स हटाए, उन्होंने सोचा चलो इस XYZ लिमिटेड कंपनी का ऑडिट करते हैं। एंड ऑडिट की शुरुआत करने से पहले उन्होंने सोचा कि जो कंपनी के प्रीवियस ऑडिटर है रॉयल एंड कंपनी, उनको एक चिट्ठी भेजते हैं, पूछते हैं कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है ना। पर रॉयल
रॉयल एंड कंपनी ठहरा रॉयल एंड कंपनी। उन्होंने सोचा भैया अब मैंने इस कंपनी के साथ नाता रिश्ता तोड़ दिया, अब इसका ऑडिटर पूछे, CFO पूछे, CEO पूछे, मुझे कुछ का रिप्लाई नहीं करना है। एंड इसीलिए उन्होंने ये जो रवि एंड कंपनी की चिट्ठी है उसका भी रिप्लाई नहीं किया। अगर आपको ICI टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन याद हो तो उसमें उन्होंने ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा था एंड उसमें उन्होंने बताया था दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। उसमें उन्होंने बताया था देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। जब प्रीवियस ऑडिटर करंट ऑडिटर के नोटिस का रिप्लाई नहीं करे, लेटर का रिप्लाई नहीं करे, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे रॉयल एंड कंपनी ने जो है प्रोफेशनल बिहेवियर का फॉलो नहीं किया है। While planning the audit, Ravi and company also learned that the company has acquired all shares of another company, which requires the financial statements of both the companies to be consolidated and audited according to the applicable laws. Despite this information, Ravi and company fails to advise the client on the necessity of auditing the CFS. तो भैया रवि एंड कंपनी जो है वो अकाउंट्स में CFS की क्लास में सो रहे थे एंड इसीलिए वो क्लाइंट को बता नहीं पाए कि आपको CFS बनाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे रवि एंड कंपनी ने जो लैक किया दैट इज़ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर कहता है द auditor should have up to date knowledge of all the laws and regulations, standards on auditing and accounting standards, ताकि वो क्लाइंट को गाइड कर पाए एंड उनको जो बेस्ट अवेलेबल सर्विस है वो दे पाए। तो यहाँ पे रवि एंड कंपनी क्योंकि उन्होंने CFS की बात के बारे में स्किप कर दिया है तो यहाँ पे माना जाएगा कि उन्होंने प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का फॉलो नहीं किया है। Firm is also reviewing the internal controls of XYZ Limited. He verifies the following things. Are tenders called before placing orders? Are the purchases made on the basis of written order? Is the purchase order form standardized? Are purchase order forms pre-numbered? तो यहाँ पे बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड का रवि एंड कंपनी जब इंटरनल कंट्रोल चेकिंग कर रहा था तो उसने ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखी, ये कुछ चीज़ें अपने प्रोसीजर्स में लिखी, ये कुछ चीज़ें अपने मेंबर्स को बताई कि प्लीज़ इसके बारे में ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं चेकलिस्ट का। तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का 4 तरीका है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का 4 तरीका है। सबसे पहले आता है नरेटिव रिकॉर्ड, दूसरा आता है फ्लो चार्ट, तीसरा आता है चेकलिस्ट एंड चौथा आता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। नरेटिव रिकॉर्ड इज बेसिकली अ रिकॉर्ड जहाँ पे कंपनी के जितने भी SOPs है वो आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेंगे। जब यही ग्राफिकल फॉर्म में चले जाते हैं तो इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर वो होता है जो ऑडिटर क्लाइंट के एम्प्लॉयज़ को देता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है एंड उनके बेसिस ऑफ आंसर्स पे समझता है कि इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं। एंड जब ऑडिटर खुद एक चेकलिस्ट बनाता है कि उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है सो एज टू इंश्योर कि कुछ भी स्किप ना हो, उसको कहते हैं चेकलिस्ट। एंड यहाँ पे ऑडिटर ने बनाई है एक चेकलिस्ट जिससे वो इंश्योर कर रहा है कुछ भी स्किप ना हो। तो यहाँ पे उसने 4 मेथड्स में से जो मेथड यूज़ किया है दैट इज चेकलिस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। Keeping in view request of the company to be visibly associated with company's new service, identify which type of threat is being faced by the audit firm। तो यहाँ पे हमने पहले बता दिया था कि अगर ऑडिट फर्म ऐसा कुछ करता है तो वो एडवोकेसी थ्रेट के अंदर आ जाएगा। The previous auditors, Royal and Company, have not replied to the communication of Ravi and Company, which fundamental principle of professional ethics is not being followed by them। तो यहाँ पे हमने बताया था कि क्योंकि रॉयल एंड कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया रवि एंड कंपनी का तो हम मानेंगे कि उन्होंने प्रोफेशनली बिहेव नहीं किया है। Ravi and company have failed to advise the company regarding audit of consolidated financial statement. Which fundamental principle of professional ethics is being violated by Ravi and company? तो यहाँ पे हमने बताया था प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर नहीं फॉलो कर रहा है रवि एंड कंपनी। Which method is Ravi and Company using to facilitate accumulation of information necessary for the proper review and evaluation of internal control? तो ये भी हमने बता दिया था चेकलिस्ट का यूज़ रवि एंड कंपनी कर रहा है। आई गेस इसमें हमें 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे क्योंकि हमने केस स्टडी में सही से मार्किंग कर दी थी। तो यू कैन सी द मैजिक कि अगर आप केस स्टडीज़ को सही से मार्क करते हैं तो कितनी आसानी से आप सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई गारंटी अगर आप इस लेवल से MCQ सॉल्व करेंगे ना तो 1 से 2 नंबर शायद कट जाए, बट उसके भी चांसेस बहुत रेयर है क्योंकि आपने केस स्टडी अच्छे से पढ़ ली है, केस स्टडी पढ़ते टाइम में मार्किंग्स कर दिया है तो आप MCQ बहुत आसानी से कर पाओगे एंड मोस्ट ऑफ योर MCQs विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं केस सिनारियो 4।
CA Mishra is appointed as the statutory auditor of a branch of FDH Bank. During the audit, the following issues were observed. तो यहाँ पे बोल रहा है FDH बैंक करके एक बैंक है जिसके ब्रांच को ऑडिट CA मिश्रा कर रही है. अब आपको फॉलोइंग में बताया क्या क्या इश्यूज उसने देखे ऑडिट के दौरान दैट वर हैपनिंग विद द बैंक. The bank provides Kisan credit card loans to the farmers to meet their short-term credit needs for crop cultivation. One such loan with an outstanding balance of rupees 20 lakhs at the year end had no transaction for the past 90 days. The loan was granted for paddy cultivation, which typically takes 3 to 4 months from sowing to harvest. The branch has classified the loan as standard asset. तो यहाँ पे बोल रहा है बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिया है फार्मर्स को टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स. अब मैं बता दूं कि एग्रीकल्चरल एडवांसेस में आप 90 डेज नहीं देखते एनपीए के लिए. एग्रीकल्चरल एडवांसेस में क्रॉप ड्यूरेशन या क्रॉप टर्म के हिसाब से एनपीए माना जाता है. तो शॉर्ट टर्म क्रॉप्स में 2 क्रॉप सीजन्स तक अगर फार्मर ने पैसा नहीं दिया तो उसके बाद हम उसको एनपीए मानेंगे. और लॉन्ग टर्म में 1 क्रॉप सीजन तक अगर फार्मर ने पैसा नहीं दिया तो उसके बाद हम उसको एनपीए मानेंगे. मैम कौन सा क्रॉप को हम शॉर्ट टर्म क्रॉप और कौन सा क्रॉप को हम लॉन्ग टर्म क्रॉप कहते हैं? तो ऐसा क्रॉप जिसका कल्टिवेशन का ड्यूरेशन या जिसका ग्रोइंग का ड्यूरेशन इज लेस दैन 1 ईयर उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रॉप. जिसका जो आपका कल्टिवेशन है फार्मिंग है वो 1 साल से ज़्यादा लेता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म क्रॉप. यहाँ पे जो बैंक ने लोन दिया है वो 20 लाख रुपए का है एंड ड्यूरिंग द ईयर 90 दिन से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं पाया गया है इस अकाउंट में. जो लोन दिया गया था वो पैडी कल्टीवेशन के लिए दिया गया था जिसमें 3 से 4 महीने लगते हैं. 3 से 4 महीने इज लेस देन 1 ईयर. मतलब ये शॉर्ट टर्म क्रॉप है एंड इसको 2 क्रॉप सीजन्स का मौका मिलेगा. यानी अगर 6 से 8 महीने में फार्मर इसका पैसा नहीं चुकाता तो उसके बाद हम इसको एनपीए मानेंगे. द ब्रांच इज क्लासिफाइड द लोन एज स्टैंडर्ड एसेट. बिल्कुल सही किया, ये स्टैंडर्ड एसेट ही होगा. फार्मर के पास 6 से 8 महीने पैसे चुकाने के लिए अभी सिर्फ 90 दिन हुए हैं. मतलब ये अकाउंट SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट भी नहीं हुआ है अभी तक. तो ये अकाउंट SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट भी नहीं हुआ है अभी तक. तो अभी फार्मर के पास बहुत वक्त है इस पैसे को चुकाने के लिए. तो यहाँ पे बैंक ने क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही किया है. स्टैंडर्ड एसेट का ही क्लासिफिकेशन होना चाहिए. It was also noted that the account of a borrower with cash credit limit of rupee 50 lakh which was taken from another bank was sanctioned by branch manager instead of immediate higher authority as required in the bank's manual of delegation of powers. तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई borrower की कैश क्रेडिट लिमिट और 50 लाख जो है वो दूसरे बैंक से ली गई थी. बट ये जो सीसी अकाउंट लिया गया था इसमें हायर अथॉरिटी का जो है थप्पा लगना चाहिए था. बट हायर अथॉरिटी का थप्पा नहीं लग के ब्रांच का मैनेजर का थप्पा लग गया है. तो क्या मैम वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए, वायलेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है? हाँ मैम हुआ है. तो यहाँ पे ऑडिटर को इसके बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा. फिर से समझा देती हूँ क्या हुआ है. तो एक बोरोवर का सीसी अकाउंट है जो एक ब्रांच है, अच्छा एक बैंक से लिया गया है, हम हमारे बैंक में ट्रांसफ़र किया गया है, एफडीएच बैंक में ट्रांसफ़र किया गया है. अब जब ये ऐसा कुछ हो रहा है तो उनका जो मैनुअल है डेलीगेशन ऑफ पावर्स का उसमें बताया गया है कि कोई हायर अथॉरिटी को इस चीज़ पे थप्पा लगाना चाहिए. बट हायर अथॉरिटी ने नहीं लगा के कोई ब्रांच मैनेजर ने थप्पा लगाया है. तो एज एन ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ है. CA Mishra also served as the statutory auditor of a multiplex cinema. During the audit, CA Mishra observed that the revenue of the company has fallen from 50 crore in the last year to 5 crore in the current year ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट. तो यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक का ऑडिट के साथ साथ CA मिश्रा जो है वो एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा का भी ऑडिट कर रहे थे. एंड मल्टीप्लेक्स सिनेमा के ऑडिट में उनको कुछ भयानक देखने को मिला. जो रेवेन्यू 50 करोड़ था लास्ट ईयर वो इस बार 5 करोड़ हो गया. मतलब भारी भरकम फॉल इन द डिमांड, भारी भरकम फॉल इन द रेवेन्यू. मतलब यहाँ पे हो सकता है कि भैया मल्टीप्लेक्स सिनेमा के गोइंग कंसर्न पे खतरा हो. प्लस CA मिश्रा को यहाँ पे प्रोसीजर्स भी बड़े ध्यान से अपनाने चाहिए क्योंकि अगर इतना बड़ा फॉल इन द रेवेन्यू है तो देयर इज हाई चांस कि रॉमम हाई होगा. तो मार्किंग्स हमारी हो गई है. अब आइए पढ़ते हैं.
Based on the above facts, answer the following. As regards description of agricultural advances, which of the following statements is most appropriate in this regard? Bank has erred in making the classification as per RBI norms. Erred मतलब उसने गलती की है classification में, नहीं बिल्कुल गलती नहीं की है, standard asset ही होना चाहिए. The classification made by branch is proper. However, there were no transaction in accounts since last 90 days. It is an SMA. मैंने बोला ये अकाउंट SMA से भी बहुत दूर है, इसके पास 6 से 8 महीने हैं पैसे चुकाने को, अभी बस कुछ 90 दिन हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा. The classification made by branch is proper. ये सही लग रहा है मुझे. The branch is erred in making classification. नहीं भैया, ब्रांच ने एरर नहीं किया है, ब्रांच ने क्लासिफिकेशन सही किया है. So option C will be the correct answer. Regarding taken over account from another bank, which of the following statement is most appropriate? तो यहाँ पे हमने बोला था violation of rules and regulations हुआ है, इसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा. It is a serious violation of laid down procedures of the bank for sanction of advances and should be reported by auditor without fail. ये ऑप्शन मुझे appropriate लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए. It is an internal issue of bank, however auditor may at his discretion report it. नहीं, discretion का कुछ नहीं है भैया, तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो वायलेट हुए हैं. It is an internal issue of bank and auditor is not concerned with it. ऐसा कुछ भी नहीं है. There is no issue. मतलब पहले बोल रहे थे internal issue है, अब वो आ गए no issue पे, तो ये भी गलत है. Option A will be the correct answer. Regarding drastic fall in the revenue of the company, which of the following is an audit risk? तो यहाँ पे कौन से कंपनी की बात कर रहा है? जो CA मिश्रा दूसरी कंपनी की ऑडिट कर रही थी ना, जो कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं. Fall in revenue will result in fall of profits for the company. तो ये ऑडिट रिस्क नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. The company can explore some new line of activity if demand of products is following. ये भी irrelevant option है. Fall in revenue means lower tax liabilities for the company. भैया उसका पैसा डूब रहा है, उसकी सेल्स डूब रहा है, अभी वो टैक्स की थोड़ी चिंता करेगी. Drastic fall in revenue may imply that the company is not able to carry out its operation in the foreseeable future due to lack of demand in the market for the company's product. There is a risk that going concern disclosure is omitted in the financial statements. ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ये बिल्कुल सही लग रहा है. मैंने आपको पहले बताया था, जब रेवेन्यू में इतना बड़ा फॉल है तो मतलब गोइंग कंसर्न खतरे में है. एंड आपने पढ़ रखा है ऐसे 570 गोइंग कंसर्न में, ये भैया जब मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न एजम्पशन है तो उसके बारे में रिपोर्ट करते हो. तो यहाँ पे ऑडिटर बिल्कुल सही चिंतित है, उसको ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो है ये गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर मिस आउट कर देगी. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट केस सिनेरियो में आते हैं. जिन कुशल एंड एसोसिएट इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली. The firm consists of two partners, namely CA Jin and CA Kushal. The statutory audit team is generally headed by CA Jin, and his team consists of 3 article assistants and 1 qualified chartered accountant, CA Rishu. With respect to audit work of 4 clients for which audit team intends to start work, CA Jin discussed with the team members about development of audit program for individual clients. One of the article assistants, Mr. Sumit, was of the view that one single audit program can be developed for all 4 clients operating in different इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे आपको बोल रहा है जिन कुशल एंड एसोसिएट्स करके एक ऑडिट फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स है, सीए जिन और सीए कुशल. सीए जिन जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट संभालते हैं, सीए कुशल कुछ और पार्ट संभालते होंगे. सीए जिन के टीम में है 3 आर्टिकल असिस्टेंट्स एंड एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए रिशु. अब इनके पास, इस फर्म के पास कुल मिला के 4 क्लाइंट्स का ऑडिट है. तो सीए जिन ने सोचा ऑडिट शुरू करने से पहले काम करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बना देते हैं. बट यहाँ पे आपको कहा है मिस्टर सुमित जो कि एक आर्टिकल असिस्टेंट है, उनको लगता है एक ही सिंगल ऑडिट प्रोग्राम चारों क्लाइंट के लिए बन सकता है, जबकि चारों क्लाइंट डिफरेंट इंडस्ट्री में है. क्या बोला मैंने आपको बताया कि मिस्टर सुमित को लगता है कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम चारों क्लाइंट्स के लिए बन सकता है, जबकि चारों क्लाइंट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है. इसको सिंपली सोचिए, टाटा, बिरला, रिलायंस एंड लेट्स से एनी जेप्टो. टाटा, बिरला, रिलायंस, जेप्टो. क्या आप इन चारों के लिए सेम ऑडिट प्रोग्राम बना पाएंगे? नहीं मैम, इनका बिजनेस अलग है, इनकी साइज़ अलग है, इनकी नेचर अलग है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ अलग है, तो यहाँ पे हम सेम ऑडिट प्रोसीजर्स तो नहीं लगा पाएंगे. तो मिस्टर सुमित जो है इनका व्यू गलत है, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा, देखिए साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ बिजनेस सबका अलग है, तो आप सेम ऑडिट प्रोसीजर हर जगह नहीं लगा सकते, आपको ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज करना पड़ेगा.
With respect to one of the clients, namely Saraswati Limited, a labor-intensive company, CA Jin asked CA Rishu to compare the amount of wages paid by the company in current year and last year. Also, she was asked to verify the relationship between number of employees and wages paid in both the years by the company. तो यहाँ पे बोल रहा है 4 में से एक क्लाइंट है जिनका नाम है सरस्वती लिमिटेड, एंड सीए जिन ने क्या किया, सीए रिशु को कहा कि देखिए लास्ट ईयर और करंट ईयर का वेजेस का अमाउंट कंपेयर कर दीजिए और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और वेजेस पेड के बीच में भी एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर अपना रही है सीए रिशु, यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर अपना रही है सीए रिशु? तो अगर आपको पता हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में, किसके बारे में? एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में। जब भी आप वर्ड देखें जैसे रिलेशनशिप, एनालिसिस और दो चीज़ों के बीच में कोई भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, कोई भी आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप दो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं एंड उनके बीच में प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाते हैं एंड उससे आपको समझ में आता है कुछ अनयूजुअल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में, जहाँ पे ऑडिटर माइट इन्वेस्टिगेट और ऑडिटर माइट बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे सीए रिशु जो है, जो कंपैरिजन कर रही है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है, तो यहाँ पे सीए रिशु अप्लाई कर रही है एनालिटिकल procedure. The audit firm started the audit of another client, namely Sarthak Limited, having maximum transactions in foreign currency. CA Jin asked one of the team members, Mr. Rahul, to verify whether the calculations related to conversion of foreign currency into local currency is proper or not. तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरा क्लाइंट जो कि है सार्थक लिमिटेड, उसका ऑडिट स्टार्ट हो गया है एंड उसकी जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है वो फॉरेन करेंसी में है। तो सीए जिन ने क्या किया, जो एक आर्टिकल असिस्टेंट है मिस्टर राहुल, उनको कहा कि देखिए जो कैलकुलेशंस है ना रिलेटेड टू कन्वर्जन, इनको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो मैम यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर लग रहा है? यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर लग रहा है दैट इज रीकैलकुलेशन। अब बहुत जन बोलेंगे मैम री परफॉर्मेंस क्यों नहीं, बहुत जन बोलेंगे री परफॉर्मेंस क्यों नहीं। तो री परफॉर्मेंस का मतलब होता है द प्रोसीजर्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड, आप उसको दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं। और रिकैलकुलेशन का सोल मोटिव होता है कि आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या फ्रॉम स्क्रैच एक एक इनवॉइस देख के जो है मिस्टर राहुल कन्वर्जन देख रहे हैं, करेक्टनेस देख रहे हैं कि जो एक्यूरेसी है वो सही है कि नहीं, जो जहाँ फिगर होना चाहिए था वहाँ है या नहीं? नहीं मैम, इतना कुछ नहीं कर रहे, वो बस कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी देख रहे हैं, यानी कैलकुलेशंस देख रहे हैं, यानी बस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रीकैलकुलेशन का यूज़ होगा, री परफॉर्मेंस का नहीं। री परफॉर्मेंस तब होता है जब वो फ्रॉम स्क्रैच पूरा सेल्स इनवॉइसेस लेते, सारी एंट्रीज देखते, बीच बीच में कैलकुलेशंस परफॉर्म करते, सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करते, तब हम उसको कहते हैं री परफॉर्मेंस एंड नॉट री कैलकुलेशन। बट यहाँ पे क्योंकि सोल मोटिव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे प्रोसीजर को नाम दिया जाएगा री कैलकुलेशन का। While verifying the share issue transactions of one of the client, namely Lakshman Limited, CA Reshu found that company has issued sweat equity shares during the year under audit. She asked one of the article assistant, Mr. Saurabh, to further verify whether the relevant provisions of Companies Act have been complied with by the company in this regard. Also, with respect to Sarthak Limited, there was a reduction in share capital during year. Mr. Saurabh was asked by the engagement partner to verify the compliance of relevant provisions of the Companies Act in this regard. Also, Mr. Saurabh was of the view that there is a requirement of passing special resolution by the respective company for both. तो मैं बता दूं यहाँ पे ऑडिट रिलेटेड पैरा नहीं है, ये लॉ रिलेटेड पैरा है। जितना आपको लॉ अच्छे से याद होगा आप उतना ये पैरा आराम से समझ पाएंगे एंड इस पैरा का जो MCQ है वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक और क्लाइंट जो कि है लक्ष्मण लिमिटेड, उसका ऑडिट करते समय सीए रेशो को पता चला कि कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया है। अब मैम स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? तो अगर आप सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती unless and until they are sweat equity shares or shares under debt restructuring scheme. Sweat equity shares के बारे में बताया गया है under section 54. तो sweat equity shares are basically shares that are issued to the directors or employees as a token of appreciation for their knowledge or know-how. Basically आप एक appreciative gift kind of दे रहे हो अपने directors और employees को in the form of shares, तो उसको हम कहते हैं sweat equity shares. Sweat equity shares को issue करने के लिए आपको क्या चाहिए? SR चाहिए, special resolution चाहिए।
फर्दर सार्थक लिमिटेड में ये भी पता चला है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है। मैम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन है सेक्शन 66 एंड अगर आप वो भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है स्पेशल रेजोल्यूशन की। तो मिस्टर सौरभ का जो व्यू था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी। While starting the audit work of another client, Rintex Limited, the audit team noticed that the company has its internal audit team. Mr. Sumit was of the view that statutory audit team can use and rely on the work of internal auditors of the company, and as such, there is no requirement for the statutory audit team to perform audit procedures again, as the internal audit team must have verified the financial transactions of the company in detail. तो यहाँ पे बोल रहा है जो चौथा क्लाइंट है रिंटेक्स लिमिटेड, उसके ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम को पता चला कंपनी की एक इंटरनल ऑडिट टीम है। दैट ऑफिस उसके ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम को पता चला कि कंपनी की एक इंटरनल ऑडिट टीम है। मिस्टर सुमित जो भी एक आर्टिकल असिस्टेंट थे, उनको लगा कि भैया इंटरनल ऑडिटर ने सारा काम कर दिया है, इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं उनके प्रोसीजर्स का यूज़ करूँगा, मैं उनके एविडेंसेस का यूज़ करूँगा एंड धमाधम कंक्लूजन दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। क्या ये सही है? तो आपको इनको ज्ञान देना पड़ेगा ऐसे 610 का, जहाँ पे आपको उनको बताना पड़ेगा कि भैया बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करने के पहले देखनी होती है एंड इंटरनल ऑडिटर के काम पे भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसका जो भी एविडेंसेस है उसको लेने के बाद आपको वापस उस पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिटर का नाम जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द इंटरनल ऑडिटर। तो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ होता है तो भैया स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डंडे पड़ेंगे, इंटरनल ऑडिटर को नहीं। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए जो है इंटरनल ऑडिटर के काम पे भी आपको वापस प्रोसीजर्स लगा के देखना चाहिए कि ट्रस्ट वर्दी तो है ना एंड सही से आप इसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। तो मिस्टर सुमित का जो व्यू है कि वो पार्टी करेंगे आके क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो हो रखा है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि भैया तुमको मेहनत करने की ज़रूरत है। Further, while verifying the expenses ledger, Mr. Sumit noticed that the company has implemented a system whereby the entries related to expenses incurred during the year can be entered in the accounting system by authorized personnel only. बहुत अच्छा काम किया है कंपनी ने। जब मिस्टर सुमित ने एक्सपेंसेस लेजर चेक किया तो उनको पता चला कि कंपनी ने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है जहाँ पे सिर्फ ऑथराइज पर्सन एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया, इससे जो है चोरी इन द कंपनी विल रिड्यूस अ लॉट। However, with respect to traveling expenses, which constituted 30% of the total expenses, the entries were made by the employees who are not authorized to make such entries. मतलब यहाँ पे कंट्रोल का हो गया है ब्रीच। मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कंट्रोल का ब्रीच हो गया है। ऑथराइज पर्सनल ने वहाँ एंट्री नहीं मारी है, मतलब कंट्रोल्स ओवरराइड हो गए हैं, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कंपनी के कंट्रोल वीक है, मतलब रॉमम के चांसेस हाई है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग। तो मुझे लगता है सारी मार्किंग्स हमने कर दी है, जितना भी इनका क्लाइंट का जो भी इन्होंने कहानी बताया तो उससे रिलेटेड मार्किंग्स कर ली है। अब आइए एमसीक्यूज देखते हैं। इज द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? तो हमने बता दिया था नहीं सुमित जी आप करेक्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस डिफर इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर एंड सबके लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे व्यू ऑफ सुमित करेक्ट है पहले तो उन ऑप्शंस को हटा देते हैं। यस ये तो दो गलत है। अब नो में पढ़ते हैं क्या है। नो द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित इज नॉट करेक्ट एज ऑल 4 क्लाइंट्स ऑपरेट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल बिजनेसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। ये तो देखो थोड़ा सा ओके लग रहा है, उतना सही नहीं लग रहा है, बट नेक्स्ट वाले भी पढ़ते थे। नो द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित इज नॉट करेक्ट एज डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम। बाप रे बाप, तो पूरा ही गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट उनको बना के देगा। मिस्टर सुमित एक्चुअली पूरा केस स्टडी से मुझे लग रहा है मिस्टर सुमित का प्लान यही है ऑडिट में जाके खाने का, पीने का, सो जाने का। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है।
ये जो है ऑप्शन बी सही रहेगा कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर इंडस्ट्री हर बिजनेस के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होता, क्योंकि सबका साइज नेचर कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होता है, सब में अलग अलग प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत होती है, सब में अलग अलग रिस्क कंपोनेंट होता है, तो उस हिसाब से आपको प्रोसीजर्स डिवाइस करने होंगे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Identify the audit procedures Miss Reshu was asked by CA Jin to perform with respect to Saraswati Limited. तो सरस्वती लिमिटेड में हमने बोला था CA रेशू को परफॉर्म करना है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। Whether understanding of Mr. Saurabh regarding the passing of special resolution is correct. हाँ, हमने बोला था दोनों में SR चाहिए, तो सौरभ का जो व्यू है वो करेक्ट है। जहाँ जहाँ पे पार्टली करेक्ट है उनको काट दीजिए, तो एलिमिनेशन से ही हो गया। दैट व्यू ऑफ मिस्टर सौरभ इज करेक्ट, क्योंकि दोनों जगह पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। Is the view of Mr. Sumit correct with respect to using and relying on the work of internal audit team of Rintex Limited? नहीं, सुमित का जो व्यू है कि बस वो इंटरनल ऑडिट हो रखा है तो वो बिना कुछ देखे समझे रिलाई कर सकते हैं, ये जो उनकी सोच है ये गलत है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज द अल्टीमेट और हैज़ द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट रिपोर्ट। तो इंटरनल ऑडिटर का काम लेने के पहले भी उनको बहुत सारी चेकिंग करनी होती है, और उन्होंने ले लिया उसके बाद भी उनको बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए टू इंश्योर कि जिस काम पे वो रिलाई कर रहे हैं वो सही है। नो, द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित इज नॉट करेक्ट एज स्टैट्यूटरी ऑडिट टीम कैन नॉट यूज। नहीं, यूज तो कर सकती है बट उसमें प्रोसीजर्स अप्लाई करने की जरूरत है। No, the view of Mr. Sumit is not correct as the statutory auditor has the sole responsibility for the opinion expressed. Correct, मैं वही बोल रही हूँ, ऑडिट रिपोर्ट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होती है, वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर तुम्हारा भागीदार नहीं बनेगा कि हाँ मैंने गलती की थी इसलिए ये गलत है। द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित इज पार्टली करेक्ट। नहीं, पूरा ही इनकरेक्ट है, पार्टली और वो तो कुछ है ही नहीं। Option C will be the correct answer. Identify the type of risk noticed by Mr. Sumit with respect to entries relating to traveling expenses entered into the accounting system of Rintex Limited. तो Rintex Limited में हमने बोला था कंट्रोल रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है क्योंकि कंट्रोल का ब्रीच हुआ है। केस सिनेरियो 6 पे आते हैं। MA and Associates, a chartered accountant firm, is appointed as the auditor of XYZ Limited. Amit, the partner of firm, has recently bought stock in XYZ Private Limited. He believes that the company's goodwill will increase after the audit report is finalized, which could lead to a rise in the stock price. तो यहाँ पे बोल रहा है MA and Associates करके एक audit firm है and वो XYZ Private Limited का audit कर रहे हैं। MA एंड एसोसिएट्स के जो पार्टनर है अमित, उन्होंने रिसेंटली XYZ प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि उनको लगता है ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होने के बाद कंपनी की गुडविल बढ़ेगी एंड उनके शेयर के प्राइस भी स्काई रॉकेट होंगे एंड वो इससे कमाएंगे। पर थमे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अमित जी, यहाँ पे आपके पास है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, यहाँ पे आपके पास है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड यहाँ पे दिक्कत है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में कभी भी ऑडिटर इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पाएगा। ऑब्वियसली अमित के मन में आएगा कि हाँ मैं थम्स अप ओपिनियन ही दूँ, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही दूँ ताकि शेयर्स की प्राइस बढ़े और मैं भी इससे पैसे कमा पाऊँ, तो यहाँ पे कभी भी अमित इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पाएंगे एंड इसीलिए यहाँ पे होगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड अमित शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। As he reviews the company's financial statements, Amit decides to give an unmodified opinion to help his investment. मैंने जैसा कहा था कि अमित कभी भी इंडिपेंडेंट व्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके मन में रहेगा कि भैया हाँ मैं भी इससे पैसे कमाऊँ, शेयर्स प्राइस बढ़ेंगे तो मेरा भी भला होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हैंड पे अमित को ये ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर उनको ये ऑडिट एक्सेप्ट करना है तो उनको XYZ प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स बेच देने चाहिए। During the audit of trade receivables, Amit selects a sample using a technique that ensures large balances have higher chances of being selected. However, this approach results in exclusion of many smaller balances, potentially overlooking some crucial misstatements. तो अमित ने सैम्पलिंग के लिए कौन सा मेथड चूज़ किया, एक ऐसा मेथड चूज़ किया जहाँ पे जो लार्जर बैलेंसेस है वो सैम्पल में ज़्यादा सिलेक्ट हो। तो इस मेथड को हम कहते हैं मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग।
यहाँ पे जो ऑडिटर है वो सारे अमाउंट्स को लार्ज टू स्मॉल में सॉर्ट कर देता है, एंड जो बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन है उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। ये यूजुअली इसलिए किया जाता है कि देखो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो आप बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, बट इस मेथड से वैल्यू ज़्यादा कवर कर पाओगे, तो बहुत सारे ऑडिटर इस मेथड के साथ भी ऑप्ट करते हैं। Mira, another partner of the firm, is reviewing calculation of software development cost method adopted by XYZ Private Limited. Mira helped in creating this method earlier. She worries that her previous involvement in this method might affect her ability to review it. बिल्कुल सही सोचा आपने मीरा जी, बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मीरा जो है MA एंड एसोसिएट्स की जो पार्टनर है, उन्होंने XYZ प्राइवेट लिमिटेड की पहले मदद की थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट के कोई मेथड को इवैल्यूएट करने में, एंड अब उनको ऐसा लग रहा है कि भैया पहले तो मैंने इनकी मदद की, अब ये मुझे रिव्यू करने बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है मैं इंडिपेंडेंट व्यू नहीं दे पाऊँ, इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं दे पाऊँ, और यहाँ पे उन पे आ जाएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो मीरा जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही है। अगर आपने ही उसको बनाया है एंड आपको ही वो चेक करने दिया जाए तो हो सकता है आप इंडिपेंडेंट व्यू नहीं दे पाए, एंड इस पे आ जाएगा आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड। Meanwhile, Raj, the CEO of XYZ Private Limited, has requested them to modify certain disclosures in the financial statements in a way that could mislead stakeholders. He argues that a more favorable presentation will help the company secure additional investments. Meera feels that complying with this request would compromise ethical standards and worries about potential conflicts with the client. तो यहाँ पे जो XYZ Private Limited है, उनके जो CEO है, वो कह रहे हैं ऑडिटर को कि कुछ डिस्क्लोजर्स मॉडिफाई कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिससे हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुंदर लगेगा। तो क्या यहाँ पे राज सही है? नहीं मैम, राज सही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी जो कंपनी में हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही सोचना और बताना चाहिए कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि स्टेक होल्डर्स को एक्चुअली पता चले कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है, ताकि स्टेक होल्डर्स को एक्चुअली पता चले कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो राज का कंटेंशन है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड मीरा को जो लग रहा है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और दे माइट गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लाइंट, ये बिल्कुल सही है। पर ऑडिटर शुड नॉट ऑप्ट फॉर दिस, एंड MA एंड एसोसिएट्स को ये आर्ग्यू करना चाहिए एंड कहना चाहिए क्लाइंट को कि प्लीज़ ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन ही दीजिए, बिकॉज शेयर होल्डर्स आखिर उसी के लिए वेट कर रहा है। Based on the above facts, answer the following. Amit has bought stock in XYZ Private Limited and his investment could benefit from issuance of unmodified opinion in his audit report. This indicate existence of, तो हमने बोला था जो अमित ने स्टॉक ले रखा है उसकी वजह से कौन सा थ्रेट आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा। In the given case, Amit is selecting a sample to verify the trade receivable balances, where large balances have a higher chances of being included, causing small balances to be overlooked. This method is known as, इस मेथड का हमने नाम बताया था आपको, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। Meera is reviewing a method for calculating software development costs that she helped in creating while working at XYZ Private Limited. This may involve, तो यहाँ पे हमने बोला था मीरा जी का आ जाएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। Raj, the CEO, is requesting Meera and Amit to modify the financial statements disclosure in a misleading manner, which fundamental principle of professional ethics would be violated if they agree to do so. अगर वो मान जाते हैं एंड कहते हैं राज को हाँ कि आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दो, तो वो ब्रीच करेंगे इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल, वो ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, उनको जैसा होना चाहिए था वो वैसे नहीं रहेंगे। तो इंटेग्रिटी सिंपली मीन्स ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड इंश्योरिंग कि ऑडिटर कोई भी ऐसे बात से एसोसिएटेड नहीं रहे जो उसको पता है मिसलीडिंग है, जो उसको पता है झूठा है। एंड अगर मीरा और अमित इसके साथ अग्री कर जाते हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि इंटेग्रिटी का जो एथिकल प्रिंसिपल है वो उसके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे। एंड वी कम टू द लास्ट केस सिनेरियो. A government department was allocated a specific budget for the infrastructure development project during the current financial year. During the audit process, the auditor reviewed the department's expenditure and management of funds and found several discrepancies that raised significant concerns regarding the management and utilization of the allocated funds. तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपेंडिचर
जो एक्सपेंडिचर ऑडिट में ढूंढी गई एंड उससे रिलेटिंग आपसे एमसीक्यूज पूछा है एंड आपको आंसर करने को कहा है. Several payments were processed without obtaining necessary approval from the competent authority. तो मतलब यहाँ पे ये बात पता चली होगी ऑडिट ऑफ सैंक्शंस में. ऑडिट ऑफ सैंक्शंस में हम देखते हैं जितने भी एक्सपेंडिचर्स है वो सारे जनरल और स्पेशल सैंक्शन से कवर्ड है या नहीं, और अगर कुछ चीज़ें विदाउट नेसेसरी अप्रूवल हुई है, विदाउट कंपेटेंट अथॉरिटी हुई है, तो मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो विदाउट सैंक्शन हुआ है, जो कि सही नहीं है. The department implemented a large-scale project. However, audit found no record of assessment being conducted to determine whether the project achieved the expected benefits. तो ये चीज़ आप देखते हो परफॉर्मेंस ऑडिट में. परफॉर्मेंस ऑडिट में हम देखते हैं कि जितने भी चीज़ें, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, क्या वो अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Another serious concern identified during the audit was utilization of funds from an account that had no budgetary provision was made. Another serious concern identified during audit was utilization of funds from an account that had no budgetary provision. ये नहीं होगा यहाँ पे, दैट हैड नो बजटरी प्रोविजन. तो मतलब ये ढूंढा गया होगा ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स में. तो ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स में कहा जाता है कि भैया हर एक्सपेंडिचर का एक गुल्लक होता है एंड आपको गुल्लक में से ही पैसे निकालने चाहिए, उससे ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना चाहिए. अब कहीं कहीं जहाँ पे बजटरी प्रोविजन नहीं है उसके बाद भी खर्चा हुआ है, तो मतलब ये ढूंढा गया होगा ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स में. The auditor now needs to determine which type of audit would be most effective in addressing each of these concerns. Which type of audit is most likely to identify payment processed without proper approvals from competent authority? तो ये हमने बोला था audit of sanctions में आपको पता चलेगा. Identify the type of audit to evaluate whether the expected benefits of a large scale infrastructure project were achieved or not. तो ये हमने बोला था आपको performance audit में पता चलेगा. And which type of audit addresses the issue of funds being used from an account without any budgetary provision. तो ये हमने बोला था आपको audit against provision of funds में पता चलेगा. अब देखो expenditure audit is one of the most important parts of government audit. तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो expenditure audit वाला पार्ट अच्छे से पढ़िएगा. अगर ऐसा कोई MCQ आ जाता है आपके एग्जाम में, तो पहले तो 2 मिनट भगवान को थैंक यू बोलिएगा कि इतना ईजी MCQ आ गया. बट अगर इससे रिलेटेड भी कुछ MCQ आ जाता है ना, ट्रस्ट मी दैट विल बी ईजी. तो जब भी आप ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरटेकिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑडिट ध्यान से पढ़िएगा. सो ऑल द केस सिनेरियोज आर डिस्कस. सब केस सिनेरियोज में आप देख सकते हैं बहुत सारी मार्किंग्स है विच हैव हेल्प्ड अस टू आंसर ईच MCQ वेरी नाइसली. तो अब आपको समझ में आ गया है केस सिनेरियो कैसे पढ़ना है, केस सिनेरियो पढ़ते हुए क्या मेंटालिटी रखनी है, क्या थॉट रखना है, कैसे मार्किंग्स करनी है, सो एज टू इंश्योर कि 30 on 30 हम MCQs में आराम से स्कोर कर पाए. अब कुछ छोटे मोटे जनरल MCQs है, आइए उनको भी पढ़ लेते हैं. CA Rocky is a recently qualified chartered accountant. He is appointed as the auditor of Sky Limited for the current financial year 23-24. CA Rocky is of the view that he shall record all matters related to audit procedures to be performed, audit evidence obtained, and conclusions reached. Thus, he maintained a file and recorded each and every finding during the audit. His audit file also included audit programs, notes reflecting preliminary thinking, letter of confirmation, emails concerning significant matters, etc. State which of the following need not to be included in the audit documentation. तो यहाँ पे बोल रहा है स्काई लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसका ऑडिट CA रॉकी कर रहे हैं. CA रॉकी को ऐसा लगता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड ऑडिट कंक्लूजन्स रीच्ड. बेसिकली जो भी कुछ है ऑडिट से रिलेटेड उनको सब डॉक्यूमेंट करना चाहिए. बिल्कुल सही सोचा है CA रॉकी ने, बट सोचते सोचते वो कुछ आगे बढ़ गए हैं एंड उन्होंने इररेलेवेंट पेपर्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग. मैम इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक नोट होता है जिसमें ऑडिटर ऐसा लिखता है जो उसने सोचा था पर उसने किया नहीं. तो भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है, ऑडिट फाइल जो है, दैट इज अ प्रूफ ऑफ रियलिटी, नॉट ऑफ योर थॉट्स. तो नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में. दिस विल ओनली कंफ्यूज द रीडर और द पर्सन रिव्यूइंग दैट ऑडिट फाइल, क्योंकि ये सब आपने सोचा था, आपने किया नहीं. तो ये एक इररेलेवेंट पेपर है जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होना चाहिए. आसान MCQ है, आप आराम से कर पाएंगे.
CA Ramesh has been the auditor of XYZ Limited for the past 10 years. Over these years, he has built a personal relationship with Mr. Rajan, CEO of the company. During the audit, CA Ramesh discovers several discrepancies, but he feels uncomfortable reporting these issues due to personal relationship with Mr. Rajan. He has also accepted gifts from the company on several occasions. As a result, CA Ramesh is concerned about the impact of his long standing relationship with Mr. Rajan on the audit report, which threat of independence exists in the given case. तो यहाँ पे बोला XYZ लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसका ऑडिट सीए रमेश कर रहे हैं. कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल से कर रहे हैं. अभी हम तो ऐसा बोलते हैं यार 1 साल में तो डॉगी से भी प्यार हो जाता है. 10 साल हो गए. 10 साल में तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो ही जाती है. हर साल ऑडिटर आ रहा है, 2-3 महीने क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है. एंड जो सीए रमेश है उनकी भी सीईओ ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड के जो सीईओ है मिस्टर राजन के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई है. अब इस साल जब सीए रमेश ऑडिट कर रहे थे तो उनको कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, बट अब उनका ऐसा रिलेशनशिप हो गया है मिस्टर राजन के साथ कि उनको बोलने में हिचकिचाहट हो रही है. उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो रिलेशनशिप है उसमें दाग आ जाएंगे एंड इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं. आपसे पूछा है कौन सा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो भैया जब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लेते हो, किसी के साथ बहुत फैमिलियर हो जाते हो, किसी से एक गिफ्ट एक्सेप्ट करने लग जाते हो, तो यहाँ पे आ जाता है फैमिलियरिटी थ्रेट. यहाँ पे आ जाता है फैमिलियरिटी थ्रेट. एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो, इसी चीज़ की वजह से रोटेशन ऑफ ऑडिट का क्लॉज लाया गया, क्योंकि भैया ऐसा नोटिस किया जा रहा था, आईसीआई ने ऐसा नोटिस किया कि अगर ऑडिटर्स बहुत दिन तक क्लाइंट के साथ है तो इट मे सो हैपन कि वो सही ओपिनियन ना दे, एंड ये शेयर होल्डर्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा था. इसीलिए आईसीआई ने लाया रोटेशन क्लॉज, जहाँ पे ऑडिट फर्म 2 टर्म्स और इंडिविजुअल 1 टर्म से ज़्यादा किसी भी क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर सकता. उसके बाद आ जाता है 5 साल का कूलिंग पीरियड. CA Paras is auditing a firm's financial statement and performs detailed procedure to verify assertions. The firm is engaged in export of goods to Europe. The sales invoices raised in euros are converted into Indian rupees as per applicable norms. He checks classification of expenses, ensures trade payables are genuine, compares current year and past wages, examines title deeds for land and check accuracy of conversion of foreign currency into Indian rupees for export invoices. Which audit procedure he performed to verify conversion of foreign currency into Indian rupees is proper or not? तो मुझे लगता है अभी हम केस स्टडी भी पढ़ के आए हैं इसका, जहाँ पे कोई आर्टिकल असिस्टेंट भी यही वेरीफाई कर रहा था कि कन्वर्जन प्रॉपर है कि नहीं. मैंने बताया था कि जब आप कन्वर्जन सिर्फ चेक कर रहे हो तो मतलब आप एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हो, एंड जब आप एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे सिर्फ फोकस करते हो तो आप कभी भी री परफॉर्मेंस नहीं करते, आप री कैलकुलेशन करते हो. CA Radha is appointed as an auditor of PVC Limited for the first time. A detailed set of instruction has been prepared by her office and handed over to the assistants in the engagement team. During the course of audit, she noticed that the company is also producing substantial quantities of scrap generated during manufacturing process. However, no instruction has been given by the engagement team in this regard. What should be the proper course of action by CA Radha? तो यहाँ पे बोला है पीवीसी लिमिटेड करके कंपनी है, उसका ऑडिट सीए राधा कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम. तो हर ऑडिट की तरह यहाँ पे भी एक ऑडिट प्रोग्राम बना एंड उनको एक डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए. अब जब वो इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रही थी, इंस्ट्रक्शंस के साथ कंप्लाई कर रही थी, ऑडिट परफॉर्म कर रही थी, तो उनको पता चला कि कंपनी में बहुत ज़्यादा स्क्रैप भी जनरेट हो रहा है, बट इसके लिए कोई भी प्रोसीजर ऑडिट प्रोग्राम में नहीं दिया गया है. आपको बताना है सीए राधा के लिए अभी अप्रोप्रिएट अप्रोच क्या होगा, तो बता दीजिए सीए राधा जी, आप ऑडिट प्रोग्राम को जो है अमेंड कर दीजिए एंड ये प्रोसीजर भी आपको इंक्लूड कर देना चाहिए, बिकॉज जैसा हमने पढ़ा है ऑडिट प्रोग्राम में टाइम टू टाइम इसका रिव्यू होना चाहिए, जहाँ जहाँ एडिशंस की ज़रूरत है वहाँ पे कर देनी चाहिए. She should ignore this information as audit has already begun. ऐसा कुछ नहीं है. She should modify the earlier set of instructions. ये सही लग रहा है. She should leave the matter to the wisdom of engagement team. भैया इसमें engagement team क्या करेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है. इसमें अगर तुम्हें दिख रहा है स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो उसका प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो. तो ये भी गलत है. शी शुड पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज शी वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. तो भैया यहाँ पे भी ऑडिट रिपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही रहेगी, मैनेजमेंट की नहीं रहेगी. तो अगर तुम सोचोगे कि मैनेजमेंट को तुम बोलोगे हाँ उसने नहीं परफॉर्म किया या उसने नहीं बताया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. ये भी गलत है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. उसको मॉडिफाई करके प्रोसीजर्स परफॉर्म कर देने चाहिए.
The management of a company has approached its bankers and requested for enhancement in the working capital credit facilities. The bank manager requested for the financial statements of the company for the half year along with report requiring assurance in this respect duly signed by CA. It also requires projected financial statements for coming years along with report from CA providing assurance regarding the projections to consider request of management. Which of the following standards issued by ICI are relevant for CAP in सच अ सिचुएशन इफ एनी. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपनी है, उसको बैंक से कुछ लोन चाहिए था, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी चाहिए थी. तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने उनको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिक्वेस्ट किया. सबसे पहले ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहाँ पे कंपनी का हाफ ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो एंड उस पर सी अश्योरेंस प्रोवाइड करे. एंड दूसरा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी अपकमिंग ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मांगे जिस पे CA यानी अश्योरेंस का थप्पा हो. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा. तो यहाँ पे अप्लाई होगा स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस सर्विसेज. अगर आपको पता हो, आपने चैप्टर 1 ध्यान से पढ़ा हो, तो ऐसे अश्योरेंस एंगेजमेंट जो प्रोजेक्टेड एफएस से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे हम स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स का यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. While conducting the audit of receipts of government company, which of the following area is to be covered as a part of audit of receipts? Whether all revenues or other debts due to government has been correctly assessed, realized and credited to the government account by designated authorities of government company? बिल्कुल हाँ. Whether adequate checks are imposed to ensure the prompt detection and investigation of irregularities, double refunds, fraudulent or forged refund vouchers or other loss of revenue through fraud or willful omission or negligence to levy or collect taxes or to issue refunds. Thumbs up. ये भी आपको receipts में check करना चाहिए. Whether the expenditure has been incurred for the purpose, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है मैम, हम receipts को audit कर रहे हैं, expenditure कहाँ से आया, ये नहीं होगा. Whether the various schemes or projects are executed and their operations conducted economically and they are yielding the results expected, नहीं जी, ये performance audit है, propriety audit है, ये सब आप expenditure में check करते हैं, receipts में नहीं. So 1 and 2 statement 1 and 2 are correct and आप ये दो चीज़ें check करेंगे audit of receipts में. PQR Limited, a manufacturing company, has been facing operational challenges. Recently, they struggled to find essential raw materials due to supply chain disruptions. This shortage has significantly impacted production, leading to delays in fulfilling customer orders. The company's financial health has also deteriorated, while declining cash flows leading to inability to pay creditors on time. Additionally, key financial ratios have worsened and the company has stopped paying dividend to the shareholders due to liquidity concerns. Given this situation, which of the following is not a financial event or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern? तो भैया यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ये कंपनी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. तो PQR लिमिटेड करके एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड रिसेंटली सबसे पहली प्रॉब्लम उनको ये हुई कि जो उनकी एसेंशियल रॉ मटेरियल थी वो उनको मिली नहीं. तो मतलब ये एक ऑपरेटिंग कंडीशन है और ऑपरेटिंग इवेंट है दैट कास्ट अ डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. इसके वजह से उनका प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से उनके कस्टमर ऑर्डर्स इम्पैक्ट हुए, साथ साथ में कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ा, कैश फ्लोज डिक्लाइन हुए, जिसकी वजह से वो क्रेडिटर्स को भी टाइम पे पैसा नहीं दे पाए, डिविडेंड भी नहीं दे पाए, फाइनेंशियल रेशियोज भी ख़राब हो गए. मतलब सब कुछ जो है ख़राब होता चला गया. आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इन चारों में से क्या एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, तो अगर आपको पता हो तो देर आर 3 types of events or conditions that may cast on significant impact on entities ability to continue as a going concern. सबसे पहला आता है financial event, दूसरा आता है operating events and तीसरा आता है other events. तो यहाँ पे आपसे पूछा इन चारों में से क्या financial event नहीं है. सबसे पहले adverse key financial ratios, इसके तो sentence में ही financial है तो ये तो financial event है. Inability to pay creditors on time, yet again a financial problem, financial event. Arrears or discontinuance of dividend, again related to रोकड़ा पैसा, financial event. Shortage of important supplies, मैंने यहाँ पे भी आपको लिख के दिया था, that is an operating event or operating condition. So option C will be the correct answer.
AMN Limited has capitalized a software as an intangible asset in this financial statement. To verify that whether software is actively in use, the auditor reviews the sale of goods and services that rely on the software during the audit period. Which assertion regarding intangible asset is the auditor verifying? तो यहाँ पे बोल रहा है AMN Limited करके एक कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर कैपिटलाइज किया है. अब जो ऑडिटर है वो वेरीफाई कर रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव यूज में है या नहीं है. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑडिटर है वो कौन सा असर्शन वेरीफाई करने का ट्राई कर रहा है. तो मैं बता दूं यहाँ पे एग्जिस्टेंस असर्शन ऑडिटर वेरीफाई कर रहा है कि ये जो दिखाया है वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, जो इंटैंजिबल है वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं. तो जैसे आपको पता हो इंटैंजिबल एसेट का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, तो उसका एग्जिस्टेंस चेक करने का यही उपाय है कि आप चेक करो कि वो एक्टिव यूज़ में है या नहीं, यानी जो जितने भी कंडीशंस है एएस के वो मीट कर रहा है या नहीं. सो यहाँ पे चेक हो रहा है एग्जिस्टेंस. लास्ट क्वेश्चन फॉर the general MCQs and for the video also. ABC Limited appointed CA Jay to conduct the statutory audit. During the audit, the auditor identified some errors in the financial records and he got it corrected. The audited statements were submitted to the tax authorities for compliance purposes. The audit procedures also helped the company improving in its record keeping process. However, the management assumed that since the financial statements were audited, they could use to predict futures with certainty. In view of the above, which of the following statements is not likely a benefit of auditing? तो केस सिनेरियो एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या बेनिफिट ऑफ ऑडिट नहीं है. Since auditing is connected to future events, audited information can be easily relied upon by the users. Auditing is connected to future events. Auditing is connected to future events कब से होने लगे? Audit is connected to past events ना. Audit is connected to future events कब से हो गया? Errors of fraud may be discovered during audit. हाँ ये सही है. Government authorities can make use of audited accounts for different purposes. ये भी सही है. It helps out in bringing deficiencies and maintenance of financial record. ये भी सही है. ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इन्होंने गलत दिया है, बट ये आई फील इज़ वेरी बच्चा टाइप्स MCQ एंड ये आता है तो आराम से आप सभी इसको करेक्ट कर पाएंगे. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. मैंने आपके लिए नीचे यहाँ पे आंसर्स भी दे दिए हैं इफ़ यू वांट टू वेरीफाई. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे एंड वील बी सून मीटिंग विद अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इन विच वील बी डिस्कसिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड ऑडिट से रिलेटेड इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू.